नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि हम JARF, नीट JARF की परीक्षा हमारी जून में होने वाली है, उसी के सिलसिले में हम यूथ की प्रैक्टिस सेट लाए हैं। डेली हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएँगे ताकि पेपर होने से पहले हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सब सॉल्व कर लें ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा कहीं से भी बाहर ना जाए। प्रिय मित्रों, हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट हम कराएं आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो चलिए हम आज पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। यूजीसी नीट JARF 2021-22 जून में जो परीक्षाएं हुई थी वो पेपर हम देख रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है अरबी, चौथा ऑप्शन है फारसी। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें अरबी जो है आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। सामी भाषा परिवार में इब्रानी, अरबी और हब्शी भाषाएं आती हैं। यानी सामी भाषा परिवार में जो अरबी आती है, इसमें अरबी के अतिरिक्त जो है इब्रानी, अरबी और हब्शी भाषाएं आती हैं। जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मरा फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत आदि भाषाएं आर्य भाषाओं में आती हैं। तो इस बार जो है पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में अरबी शामिल नहीं है, लेकिन आर्य भाषाओं में जो हमारी फारसी है वो शामिल है। आर्य भाषा में जो फारसी है वह शामिल है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं, थोड़ा उसके लिए सॉरी। आइए हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, शीतला माँ के नाराज हो जाने के बाद, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लाग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते हैं। यहाँ लाग नहीं है, यहाँ लोग है। यहाँ लोग है। यहाँ क्या है, यहाँ लोग है। यहाँ लोग है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। तो उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है। देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा श्यामा स्वप्न। इसमें कथा देवरानी जेठानी की कहानी में सम्मिलित है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी में दिया गया, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उक्त कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में वर्णित है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंडित गौरी दत्त हैं।
इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास, पंडित जिसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त को प्रथम उपन्यासकार माना है। तो मतलब क्या है इसमें फिर समझते हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ देवरानी जेठानी का। डॉक्टर गोपाल राय एक विद्वान हुए। डॉक्टर गोपाल राय एक विद्वान हुए। डॉक्टर गोपाल राय जो है एक विद्वान हुए। उन्होंने देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना? डॉक्टर देवरानी जेठानी कहानी को। देवरानी जेठानी कहानी के लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं। इसकी विषय वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनपढ़, ईमानदारी, साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो हम देखते हैं फिर से एक बार इसमें जो रहस्य कथा है, परीक्षा गुरु है, श्यामा स्वप्न है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। रहस्य कथा, आप लोग बताइए रहस्य कथा किसका उपन्यास है? आगे चलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। बसंत ऋतु बसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारूढ़ की मृदु किरणें थी। अलग अलग बगल सौराभ शिखर थे। एक दूसरे से विहरित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंख में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइए उत्तर देखते हैं। तो उत्तर देखते हैं हम लोग। क्या है? बसंत ऋतु का सुप्रभात जो पंक्तियां दी गई हैं। बंद हुआ क्रंदन उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। विचार को कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। जो लिखा गया है वो कवि प्रसिद्धि है। उक्त पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा कविता से उद्धृत है। यह कविता युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है युगधारा 1953 में। नागार्जुन की जो पहली रचना युगधारा 1953 में, सतरंगों पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1971 में, तुमने कहा था 1980 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में। क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमें तिथि संबंधित आएंगे। तो जिसमें से युगधारा 1953 है, सतरंगे पंखों वाले 1959 है, प्यासी पथराई आंखें 1962 है, भस्मांकुर 1971 है, तुमने कहा था 1980 में है, पुरानी ज्योतियों को कोरस 1983 में है। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर इसका उत्तर क्या है? कवि प्रसिद्धि है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन हमारे काव्यशास्त्र से आया हुआ है। तो क्या है?
टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल हैं: कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, सी कथन कवि काव्य का माध्यम भर है, डी कथन कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, केवल ए सी, बी केवल बी सी, सी केवल सी डी, डी केवल ए डी। तो इसमें केवल ए, केवल ए, यानी केवल ए में ए और सी। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कवि काव्य का माध्यम भर है। तो आइए हम इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या क्या है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है तथा कवि काव्य का माध्यम भर है। यह दोनों टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषताओं में शामिल हैं। टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना के संबंध में कहा है, निज काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: द सीक्रेट वुड, सिलेक्ट एसेज, एसेंट एसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज। ये टी.एस. इलियट की रचनाएं हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। परिंदे कहानी के पात्र। परिंदे कहानी के पात्र में हम देखते हैं डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ, लतिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें डैश है क्योंकि इसमें डॉक्टर मुखर्जी भी हैं, ह्यूमर्ट भी हैं और लतिका भी हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हम इसकी व्याख्या क्या है? डॉक्टर मुखर्जी, मिस ह्यूबर्ट तथा लतिका तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं। यानी परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी भी हैं, मिस ह्यूबर्ट भी हैं और लतिका भी हैं। ये तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे 1960 ईस्वी कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा को स्मृति का कहानीकार माना गया है। परिंदे नाम से इनकी कहानी संग्रह है जिसमें 7 कहानियां संकलित हैं: अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का लेखक, माया का मर्म, पिक्चर, पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। ये सब कहानियां निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी संग्रह में सम्मिलित हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। तो ये पंक्ति है, बड़ी ही खूबसूरत है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर क्या बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। उपर्युक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हैं? रसिक प्रिया, ए रसिक प्रिया, बी पंचलाइट, सी लाल पान की बेगम, डी तीसरी कसम। तो यह जो उत्तर है हमारा, यह उत्तर हमारा डी है। डी सही है। इसमें क्या है, व्याख्या देखते हैं। तेरी बाकी अदा तुझको क्या देखा करूं जो गीत है उसमें है उपर्युक्त गीत तीसरी कसम कहानी। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है जिसे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो पूरा नाम है। तो उपर्युक्त गीत
तीसरी कसम कहानी में प्रयुक्त है। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी में उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास, लालमोहर आदि, जबकि रसप्रिया, पंचलाइट, लालपान की बेगम, संवदिया, ठेस पहलवान की ढोलक, एक आदिम रात्र की महक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं हम। ये मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, जिसमें है मित्रता बड़ा अनमोल रतन है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। ए का मिलान मैथिली शरण गुप्त हैं। बी, इस देश को हे दीन बंधुओं आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए, जयशंकर प्रसाद हैं। शीतला ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, महादेवी वर्मा हैं। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी हूँ, क्रम भी त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए पंक्तियां देखते हैं हम, मिलान करते हैं। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। ए का चौथा रामधारी सिंह दिनकर, इसका रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसका रामधारी सिंह दिनकर हैं। फिर है इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। इसका बी का एक है मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका तीसरा सी का देखते हैं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। तो ये सी का दो है, महादेव जयशंकर प्रसाद हैं। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, महादेवी वर्मा का है। चलिए आगे चलते हैं। वही मिलान दिया हुआ है। आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। 8वां क्वेश्चन जो हमारा है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। पहला रमपतिया है, दूसरा बी चुरमुनिया है, सी धुन्नीराम है, डी पलटदास है। तो इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए केवल ए बी, बी केवल बी सी, सी केवल बी डी, डी केवल बी सी डी। आंसर डी होगा, जिसमें धुनीराम है। आंसर केवल डी होगा, जिसमें धुनीराम है और पलटदास हैं। तीसरी कसम कहानी के प्रमुख पात्र धुनीराम और पलटदास हैं। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र धुनीराम तथा पलटदास हैं। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लालमोहर आदि। यहाँ पे एक धुनीराम एक पलटदास हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानियां हैं पंचलाइट, संवदिया, रसप्रिया, ठेस, लाल पान की बेगम इत्यादि। लाल पान की बेगम आदि, जबकि रमपतिया, रसप्रिया कहानी के पात्र हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उसने कहा था, ए बी दुलाई वाला, सी गैंग्रीन, डी अपना अपना भाग्य। बंशीधर बंशीधर किस कहानी का बंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। व्याख्या देखते हैं, बंशीधर दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र हैं जानकी देवी, नवल किशोर, सीता, लाठीवान आदि। दुलाई वाली कहानी के लेखक राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई। उसने कहा था, कहानी के प्रमुख पात्र लाहना सिंह हैं, सूबेदार हजारा सिंह हैं, बोधा सिंह हैं, वजीरा सिंह आदि हैं। गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र महेश्वर और मालती हैं। गैंग्रीन कहानी के प्रमुख पात्र महेश्वर और मालती हैं। अपना अपना भाग कहानी के लेखक ज्ञानेंद्र हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र पात्र 10 साल का एक अनाथ बालक है जो ठंड से मर गया है। आइए दूसरा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? आपका बंटी, धरती धन अपना, झूठा सच, मायादास की वाड़ी। तो इसमें स्टार दिया हुआ है, तो आइए हम इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष 1958 से 1960 है। झूठा सच का प्रथम भाग वतन और देश के नाम से प्रकाशित हुआ था। वतन और देश के नाम से प्रकाशित हुआ था 1958 में। झूठा सच का प्रथम भाग 1958 ईस्वी में वतन और देश के नाम से प्रकाशित हुआ था। और दूसरा भाग जो है आपका बंटी 1971 ईस्वी में है। धरती धन अपना 1972 में है। मैयादास की बाड़ी 1988 ईस्वी में है। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस, कोराड़। इनका क्रम देखते हैं। इनका क्रम क्या है? कोराड़। इनका क्रम क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या है? सी है। सी है, यानी कोराड़ 1951 ईस्वी में, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में, बकरी 1974 ईस्वी में, कबीरा खड़ा बाजार में 1980 ईस्वी में। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, आज की विषय और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। आगे चलते हैं। आर में देखते हैं कारण आर, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। आइए हम उत्तर देखते हैं। ए है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
निम्नलिखित में से यह कथन सकाव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति किसका कथन है? रुद्रट का है या कुंतक का है या जगन्नाथ का है या वामन का है? तो यह कथन जो है जगन्नाथ का है। जगन्नाथ का है। सकाव्य घटनानुकूल शब्द उपस्थितः कथन आचार्य जगन्नाथ का है। निम्नलिखित आचार्य एवं उनके कथन। वामन का कथन क्या दिया गया है? आचार्य वामन का स काव्य शब्दो अयं गुण अलंकारः संस्कृतियो शब्दार्थौ वर्तते। कुंतक का है शब्दार्थौ सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद आह्लादकारी। रुद्रट का है ननु शब्दार्थौ काव्यम। ननु शब्दार्थौ काव्यम। इसमें यह इसी कथन है। सा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति किसका कथन है? तो जगन्नाथ का है। आइए हम आगे चलते हैं। दिया गया है कि पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। पहला का कथन क्या है? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। बी परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। सी पद्माकर की रमणीयता की सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। डी पद्माकर की डी पद्माकर की भाषा कड़कती कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? आइए हम देखते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? आइए देखते हैं। इसमें कथन ए सही है। ए और सी यानी ओ सॉरी ए और सी यानी ऐसा सबरी कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। सी पद्माकर की रमणीयता ही सरप्रियता का एकमात्र कारण है। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि ऐसा सरप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि पद्माकर की रमणीयता ही सरप्रियता का एकमात्र कारण है। आओ आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? आषाढ़ के एक दिन के विषय में आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। 1958 ईस्वी का नाटक है। तो इसके विषय में क्या दिया गया है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? नेमचंद्र जैन का है, बच्चन सिंह का है, गिरीश रस्तोगी का है, जयदेव का है। तो यह कथन जो है किसका है? बच्चन सिंह का है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन बच्चन सिंह का है। किसका है? बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी नाटक है। बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी नाटक है। बिहारी का नया मूल्यांकन है। आलोचक और आलोचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द हैं। इतने बच्चन सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। आइए हम आगे चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मृत रेखा जानेगा वही कुटिलता जिसने भंव में बल देखा। उपर्युक्त छंद में कौन सा तथ्य सही है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा
जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। उपर्युक्त छंद में संबंधित सही तथ्य हैं। कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। बी भावों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। सी भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित होता है। डी यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर क्या है? इसका डी है, यानी सी और डी। सी और डी कौन कौन सा देख लेते हैं। सी और डी भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। सी और डी भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रही है। तो व्याख्या देखते हैं हम इसकी। व्याख्या क्या है? कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मृत रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। उपर्युक्त छंद में संबंधित सही तथ्य हैं। भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है तथा यह अनुराग गालों में फैली मुस्कान से व्यक्त हो रही है। तो आइए अब आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। ए स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। बी ऑप्शन क्या है? अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। सी ऑप्शन क्या है? अपनी यात्रा के तिमिरच्छान हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती है। डी ऑप्शन है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला उत्तर है बी और डी। क्या है इसमें देखते हैं। तो बी और डी उत्तर है, यानी ये सही है। बी और डी। बी क्या है? अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। डी क्या है? स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। आइए हम व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या क्या है? फिर विकल प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है तथा स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत की लेखिका महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा छायावाद युग की लेखिका हैं। इनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, अग्निरेखा है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है। तो आइए हम आगे चलते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? श्रीचंद हैं। तो उदासी संप्रदाय की विषय में व्याख्या देखते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्री चंद थे। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश की पूजा करते हैं, जबकि लक्ष्मीचंद मलुकदास कवि संत हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है स्मरण की संस्मरण की पुस्तकें हैं नंगा तलाई का गांव, ऋण जल धन जल, आगे आछे दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे हजार साल।
नि हाँ, इस संस्मरण की पुस्तकें हैं। ए नंगा तलाई का गांव, बी ऋण जल धन जल, सी आछे दिन पाछे गए, डी वे लड़ेंगे हजार साल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए केवल ए बी, बी केवल बी सी, डी सी केवल ए सी, डी केवल सी डी। इसका आंसर सी है, यानी नंगा तलाई का गांव ए संस्मरण की एक पुस्तक है। सी आछे के दिन पाछे गए। आइए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? नंगा तलाई का गांव आछे दिन पाछे गए संस्मरण की पुस्तकें हैं। नंगा तलाई का गांव 2004 में संस्मरणात्मक कृति है। लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। इनकी अन्य संस्मरणात्मक कृति हैं ब्योमकेश दरवेश 2010 में है। गंगा स्नान करने चलेंगे 2012 में है। आगे के दिन पाछे गए 2004 में है। संस्मरणात्मक कृति के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इनके अन्य संस्मरणात्मक कृति हैं घर का जोगी जोगड़ा 2006 में है। याद हो कि न याद हो 1992 में है। जबकि ऋण दल धन जल तथा वे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्ताज विधा की रचना है। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं तथा वे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्ताज के लेखक शिव सागर मिश्र हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? ये देखते हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। सी ऑप्शन है। जो भक्त रामचरित मानस का अवगाहन करता है वह माध्याह्न के सूर्य की तरह चमक माध्याह्न मतलब दोपहर के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। डी ऑप्शन जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह से राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें विकल्प सी सही है। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी सही है मतलब डी ए और डी में ए क्या है? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। और डी ऑप्शन क्या है? जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय रहो। आगे देखते हैं। व्याख्या इसकी देखते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। व्याख्या क्या है? रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास द्वारा कही गई सही बातें हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो तथा जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं तथा इनमें कुल 7 कांड हैं जो इस प्रकार हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। चलिए आगे देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? पहला माधव प्रसाद मिश्र हैं, दूसरा गोविंद नारायण मिश्र हैं, तीसरा कुबेर नाथ राय हैं, चौथा अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है, यानी द्विवेदी युग का नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। कुबेर नाथ राय द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं। कुबेर नाथ राय द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं। ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं।
जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। संलक्ष क्रम ध्वनि के भेद। रसादि ध्वनि, ए ऑप्शन रसादि ध्वनि, बी ऑप्शन वस्तु ध्वनि, सी ऑप्शन अलंकार ध्वनि, डी ऑप्शन वर्णगत ध्वनि। 22वां क्वेश्चन है संलक्ष क्रम ध्वनि के भेद क्या हैं? ए ऑप्शन है रसादि ध्वनि, बी ऑप्शन वस्तु ध्वनि, सी ऑप्शन अलंकार ध्वनि, डी ऑप्शन वर्णगत ध्वनि। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी बी डी, सी ए सी, डी बी सी। उत्तर क्या है? बी और सी है, यानी वस्तु ध्वनि और वर्णागत ध्वनि। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि संलक्ष क्रम ध्वनि के भेद हैं। वाचार्थ का स्पष्ट बोध होने पर जहाँ उसके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम रहता है, वहाँ पर संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। इसे अनुकरण ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार ध्वनि में वाचार से व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट होता है। तो आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि सही अनुक्रम क्या है? अग्निखोर, ए अग्निखोर, बी पिंजरा, सी नीलम देश की राजकन्या, डी जय देओल। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन सी बी डी ए, तीसरा ऑप्शन बी सी डी ए, चौथा ऑप्शन डी ए बी सी। तो आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। बी सही है। बी यानी नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष। पहले पे सी है, नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष 1923 है, जिसके रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र हैं। नीलम देश की राजकन्या 1933 है, रचनाकार जैनेन्द्र हैं। पिंजरा 1944 में है, लेखक उपेन्द्र नाथ सक्स हैं। जयदोल 1951 में है, अज्ञेय हैं। अग्निखोर 1973 में है, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, यानी बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं फायरबाख, अर्नस्ट फिशर, जॉर्ज लुकास, कार्डवेल। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं, तो इसमें कार्डवेल दिया गया है। लेखक कार्डवेल हैं। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कार्डवेल हैं। यह एक मार्क्सवादी लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास रोमांस और यथार्थवाद है। तो आइए हम आगे चलते हैं। एक मिलान देखते हैं सूची एक को। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ए है जयशंकर प्रसाद, बी मिलन के पल केवल दो, चार विरह के कल्प अपार मैथिली शरण गुप्त, दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सूने गए हैं फिरते सुमित्रानंद पंत, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है महादेवी वर्मा। तो आइए मिलान देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, यानी डी सही है।
डी सही है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा इस पंडित विश्व महान। डी सही, इसका ए है, सोझे सोझ है। बी है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। इसका 3 है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सूने गए हैं फिरते। इसका सी यानी मैथिली शरण गुप्त हैं। डी का है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम कल पुनः दूसरी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। लगभग आपको 10,000 प्रश्नोत्तर हम अपने इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।